Drunk Tank Pink, and Other Unexpected Forces That Shape How We Think, Feel and Behave. Book by Adam Alter. Introduction. इस बुक में दी गई स्टडीज आपको चौंका देगी। ये साबित कर देगी कि कैसे नाम, सिंबल और कलर आदि हमारे सोचने, महसूस करने और बिहेव करने के तरीके को अफेक्ट कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे ब्राइट पिंक कलर लोगों को शांत कर सकता है और कैसे ब्लू रोशनी क्राइम रेट को कम कर सकती है। आप सीखेंगे कि सिंबल्स कितने पावरफुल हो सकते हैं और कैसे लेबल हमारे दुनिया देखने के तरीके पर फर्क डाल सकते हैं। आप सीखेंगे कि नाम हमारे भाग्य पर क्या असर डाल सकते हैं और दूसरे लोगों के होने पर हमारे ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं। आप सीखेंगे कि ज्यादा भीड़ एक कम्युनिटी के लिए क्या करती है। यहाँ के कंक्लूजन और आंकड़े आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। ड्रंक टैंक पिंक। ड्रंक टैंक पिंक का कॉन्सेप्ट प्रोफेसर अलेक्जेंडर शॉस के साथ 1979 में शुरू हुआ था। उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 153 जवान लड़कों ने हिस्सा लिया था। एक लैब में लड़कों को कार्डबोर्ड के 2 टुकड़ों को देखने के लिए कहा गया। उनमें एक का रंग ब्लू और दूसरे का पिंक था। उसके बाद उन्हें कार्डबोर्ड के सामने अपने हाथ उठाने के लिए भी कहा गया। पूरे 1 मिनट के लिए लड़के ब्लू कार्डबोर्ड को घूरते और फिर रिसर्चर्स लड़कों के हाथों को पीछे की ओर धकेल देते। उसके बाद वे ब्राइट पिंक कार्डबोर्ड को घूरते थे। रिसर्चर्स ने रिकॉर्ड किया कि 151 पार्टिसिपेंट्स की ताकत पिंक कार्डबोर्ड को देखने के बाद कम हो गई थी। जब रिसर्चर्स ने उनके हाथों को वापस नीचे करने के लिए मजबूर किया तो उन्होंने उसे रोकने के लिए कम ताकत लगाई। इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए प्रोफेसर शॉस ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्होंने 38 आदमियों को एक मेजरमेंट डिवाइस डायनामोमीटर दबाने के लिए दिया। प्रोफेसर शॉस ने ब्राइट पिंक कार्डबोर्ड को पूरे 1 मिनट तक घूरने के बाद उनकी ताकत रिकॉर्ड की। फिर से सभी 38 लड़के काफी कमजोर थे। प्रोफेसर शॉस ने पब्लिक लेक्चर के जरिए पूरे अमेरिका में अपनी ब्राइट पिंक कार्डबोर्ड थ्योरी शुरू की। एक टीवी शो में मिस्टर कैलिफोर्निया को बाइसेप्स कर्ल करने के लिए कहा गया था। उनके मस्कुलर शरीर के लिए यह बहुत आसान था। लेकिन मिस्टर कैलिफोर्निया ने ब्राइट पिंक कार्डबोर्ड को देखने के बाद एक और बाइसेप कर्ल करने के लिए स्ट्रगल किया। प्रोफेसर शॉस ने पुलिस ऑफिसर्स को सलाह दी कि वे एग्रेसिव कैदियों को पिंक सेल में रखें। सियाटल के यूएस नेवल करेक्शनल सेंटर में जेल को ब्राइट पिंक कलर से पेंट किया गया था। चीफ वारंट ऑफिसर जीन बेकर और फैसिलिटी कमांडर रोन मिल ने देखा कि नए कैदी बहुत अशांत और गुस्से में जेल में आए थे। लेकिन 15 मिनट सेल के अंदर समय बिताने के बाद वे शांत और कंट्रोल में आ गए थे। देश भर की दूसरी जेलों ने भी अपनी जेल को ब्राइट पिंक कलर में पेंट करना शुरू कर दिया। छोटी जेलों में लड़ाकू ड्रंक कैदियों को पिंक जेल में लाया गया था। इसलिए इस कलर को ड्रंक टैंक पिंक कहा जाने लगा। जल्द ही डॉक्टर, टीचर, साइकोलॉजिस्ट और माता-पिता भी अपने कमरों को ड्रंक टैंक पिंक में पेंट करने लगे। ऐसा करके वे ब्राइट कलर के कामिंग इफेक्ट को साबित कर रहे थे। यहाँ तक कि बस कंपनियों ने जब पिंक सीटें लगाई तब लोगों ने उन्हें कम नुकसान पहुंचाया। पिंक कलर की यूनिफॉर्म पहनने पर चैरिटी वर्कर्स ने ज्यादा दान इकट्ठा किया। अंडरडॉग बॉक्सर्स पिंक शॉर्ट्स पहनने पर चैंपियन फाइटर्स से जीत जाते हैं। ड्रंक टैंक पिंक एग्रेशन, चिंता और हाइपर एक्टिविटी का सल्यूशन बन गया। 1980 से 1990 तक अलग अलग रिसर्च इसके कामिंग इफेक्ट को साबित करते रहे हैं। आप अपने कमरे को ड्रंक टैंक पिंक में पेंट करने की कोशिश कर सकते हैं या अपने लैपटॉप के वॉलपेपर को ड्रंक टैंक पिंक में बदल सकते हैं। शायद आप भी गजब का फर्क महसूस कर सकेंगे। नाम। कार्ल जंग ने एक बार समझाया था कि वे जवानी, उम्र बढ़ने और पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट से इतने क्यों जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके नाम जंग का मतलब है जवान। उन्होंने अपने साथी फ्रॉयड और एडलर के बारे में भी बात की। फ्रॉयड, जिनका जर्मन में मतलब खुशी है, वे प्लेजर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे थे। जबकि एडलर, जिनके नाम का मतलब है ईगल, वे इच्छा और शक्ति के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे। इस कंसेप्ट को नॉमिनेटिव डिटर्मिनिज्म कहा जाता था। यह 1994 में न्यू साइंटिस्ट मैगजीन में छपा था। इसका मतलब है नेम ड्रिवन आउटकम। आप जो बनते हैं उसमें आपके नाम का भी योगदान होता है। कुछ बुद्धिमान लोगों का कहना है
कि हमारी मानसिक दुनिया हमारे नाम को मैग्नेट की तरह हमारी फिजिकल दुनिया में खींचती है। और इसलिए इंग्लैंड के लॉर्ड चीफ जस्टिस का नाम जस्टिस आइगर जज रखा गया है। इसी बीच लॉर्ड जस्टिस लॉज कोर्ट ऑफ अपील के जज हैं। अन्ना स्मशनोवा एक प्रोफेशनल इजरायली टेनिस प्लेयर हैं, जबकि लेन बीचली 7 बार सर्फिंग वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। स्टीफन रोबोथम ब्रिटेन के ओलंपिक रावर हैं। डेरिक किकेट ऑस्ट्रेलियन फुटबॉलर और यूसेन बोल्ट दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान हैं। ये सब सुनकर लगता है कि नाम सच में पावरफुल होते हैं, क्या आपको नहीं लगता? रूस में व्याचेस्लाव वोरोनिन नाम के एक आदमी के पहले नाम का मतलब है गुलाम। उनकी पत्नी मैरिना फ्रोलोवा हैं। व्याचेस्लाव कहते हैं कि वह चाहते थे कि उनके बेटे को दूसरे बच्चे न छेड़े, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक अलग सा नाम चुना। उनके बच्चे का नाम BOJDVF 2600602 है। वह 2002 की गर्मियों में पैदा हुआ एक लाल येलो बालों वाला लड़का है। BOJDVF 2600602 का असली मतलब है वोरोनिन्स और फ्रोलोवास का बेटा, जो 26 जून 2002 को पैदा हुआ है। लेकिन उनका निकनेम बॉच है, जिसे बाज कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान और बाद में एडाल्फ नाम पॉपुलर हुआ था? उसके बाद कई लड़कों का नाम एडाल्फ रखा गया था। इस बीच 1930 के दशक में डोनाल्ड नाम कम पॉपुलर हो गया, जैसे ही डिज्नी ने डोनाल्ड डक रिलीज किया। डॉरथी नाम की औरत के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें लगता है कि शायद वह एक बूढ़ी औरत होगी। 1920 के दशक में डॉरथी लड़कियों में दूसरा सबसे पॉपुलर नाम था। उस समय हर 100 में से 14 लड़कियों का नाम डॉरथी रखा गया था। लेकिन 21वीं सदी में किसी भी बच्ची का नाम डॉरथी नहीं रखा गया। इस बीच अवा नाम ज्यादा पॉपुलर होने लगा था। 21वीं सदी में ही लोगों ने अपनी लड़कियों का नाम अवा रखना शुरू किया था। अवा और डॉरथी पक्का गोरी लड़कियां हैं, जबकि आलिया काली हो सकती हैं और फर्नांडा शायद हिस्पैनिक है। फ्रीकोनॉमिक्स बुक में राइटर्स ने कहा है कि माँ की परवरिश और उनके द्वारा अपने बच्चों के लिए चुने गए नामों के बीच एक ग्रीन कनेक्शन होता है। माइकल या टाइलर जैसे गलत स्पेलिंग वाले नामों में ऐसी माँ होती हैं जो कम पढ़ी लिखी होती हैं। इसी तरह रेचल और अलेक्जेंड्रा नाम की गोरी लड़कियां कायला या अंबर नाम की लड़कियों से ज्यादा अमीर होती हैं। आपका नाम क्या है? आपके भाई बहनों का नाम क्या है? आपके बच्चों का नाम क्या है? शायद आप ना जानते हो, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई न कोई कहानी होगी। लेबल 1672 में इसक न्यूटन ने एक साफ प्रिज्म से सफेद रोशनी की किरण बीम को पास किया तो इससे इंद्रधनुष के रंग निकले। सबसे पहले उन्होंने रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन और वायोलेट के 5 अलग अलग रंगों को लेबल किया। फिर उन्होंने सोचा कि रंगों का नंबर म्यूजिकल नोट्स के बराबर होनी चाहिए। तो न्यूटन ने फिर से रोशनी की ओर देखा और रेड और येलो के बीच एक कलर को लेबल किया। उन्होंने और रंग के बीच को भी चुना और इसलिए अब हमारे पास 7 रंगों का रेनबो विब गया है। न्यूटन के कई क्रिटिक थे। उनका कहना है कि उनके लेबल गलत थे। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, रेनबो के ये 7 कलर मान लिए गए। लेबल जरूरी है क्योंकि इसी तरह से हम सफेद को हाथी दांत, अंडे के छिलके, बेज और गेहूं से अलग कर सकते हैं। इसी तरह हम ब्रोकोली के सिर और डंठल, स्टॉक्स की पहचान करते हैं। ये दोनों ग्रीन हैं, लेकिन फिर भी अलग हैं। क्या आप जानते हैं कि रूस में हल्के और गहरे रंग के अलग अलग नाम हैं? हल्के रंग को डोल्यूबॉय कहा जाता है, जबकि गहरे रंग को सिनिय कहा जाता है। एक रिसर्च में इन लेबलों का टेस्ट किया जाता है। इंग्लिश में हमारे पास रंग के लिए सिर्फ एक शब्द है, चाहे वह गहरा ब्लू हो या हल्का आसमानी ब्लू। रिसर्चर्स ने स्टूडेंट्स के 2 सेट के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। एक इंग्लिश बोलने वाले हैं और दूसरे रशियन बोलने वाले। एक्सपेरिमेंट में 2 ब्लू स्क्वायर होते हैं और उन्हें वह चुनना है जो तीसरे स्क्वायर से मिलता हो। पहला स्क्वायर हल्का ब्लू और दूसरा गहरा ब्लू था। स्क्वायर्स के कलर कंफ्यूजिंग थे। यह लेबल करना मुश्किल था कि कौन सा तीसरे स्क्वायर से मिलता जुलता है। यह इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा मुश्किल था क्योंकि इंग्लिश में रंग के लिए सिर्फ एक शब्द है,
इसलिए इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स को यह चुनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा कि कौन सा स्क्वायर कलर में तीसरे स्क्वायर से मिलता जुलता था। इस बीच रशियन बोलने वाले स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं हुई। वे तीसरे स्क्वायर को देखते ही एक बार में लेबल कर लेते हैं कि वह गोल्यूबॉय यानी हल्का ब्लू था या फिर सिनियर यानी गहरा ब्लू। इस तरह रशियन बोलने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्सपेरिमेंट आसान था क्योंकि उनके पास हल्के या गहरे रंग के लिए एक साफ लेबल है। अब बात करते हैं रेस की। हम व्हाइट, ब्लैक, येलो, रेड या ब्राउन रंग के लोगों को लेबल करने के आदी हैं। अपने टीवी इंटरव्यू में टाइगर वुड्स ने खुद को कैप्लिनेशियन या कॉकेशियन, ब्लैक, नेटिव अमेरिकन, एशियन के रूप में लेबल किया था। वह नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें एक काले आदमी के रूप में लेबल करे जो गोल्फ खेलने में माहिर है। सिंबल कोरोनाडो में यूएस नेवल बेस, सैन डिएगो बे और पैसिफिक ओशन के बीच में बना हुआ है। इसे 1944 में बनाया गया था और 1960 के दशक में इसे दोबारा ठीक किया गया था। आर्किटेक्ट जॉन मॉक को 6 बिल्डिंग बनाने के लिए कहा गया था जो एक डिवीजन के सेलर्स का घर था। ग्राउंड लेवल पर वे बिल्डिंग आम बैरक जैसी थी, लेकिन जब उन्हें ऊपर से देखा जाता था तो वे एक खतरनाक सिंबल बनाती थी। यह स्वास्तिक था जो नाजियों का सिंबल था। इसे हेलीकॉप्टर से साफ देखा जा सकता है। यह ड्रोन तस्वीरों में भी आसानी से देखा जाता है। कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने इस सिंबल को छिपाने के लिए कुछ और रास्ते, स्पेशल स्ट्रक्चर या बड़े पेड़ लगाने का आइडिया देकर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बिल्डिंग अभी भी वैसी ही दिखती है। उन्हें 4L शेप की बिल्डिंग के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन स्वास्तिक बहुत पावरफुल सिंबल है। कई हिंदुओं के लिए यह भगवान गणेश को रिप्रेजेंट करता है। बुद्धिस्ट के लिए यह इटर्निटी, अनंत समय का सिंबल है। पनामनियन कुनायाला लोगों के लिए यह ऑक्टोपस को रिप्रेजेंट करता है जिसने पूरी दुनिया बनाई है। संस्कृत में स्वस्तिक का मतलब भाग्यशाली होता है। आइए इसकी तुलना हिप्पी के शांति सिंबल से करते हैं। उसमें गोले के अंदर एक मिसलाइन वाई होता है, यानी जो ठीक से वाई की तरह नहीं बनाया गया था। इसे जेरल्ड हॉल्टम ने डिजाइन किया था। लेकिन सोचिए कि इस शांति सिंबल को 10 साल बाद नाजी पार्टी ने अपने सिंबल के रूप में अपनाया। स्वस्तिक सिंबल से नाजियों का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तब भी हिटलर ने इसे अपने शासन के सिंबल के लिए यूज किया। जैसा कि कहा जाता है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। दूसरे लोगों की प्रेजेंस में इंग्लैंड में न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के किचन काउंटर पर एक ऑनेस्टी बॉक्स था। लेकिन पिछले कई सालों से जब से ऑनेस्टी बॉक्स है, किसी ने भी फीस नहीं डाली थी। बॉक्स के बगल में एक नोटिस था जिसमें लिखा था कि दूध के 10 पेंस, चाय के 30 पेंस और कॉफी का 50 पेंस है। चाय, कॉफी और दूध हमेशा कम होता जा रहा था, लेकिन फिर भी ऑनेस्टी बॉक्स खाली था। इसलिए साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। सीसीटीवी कैमरा लगाना महंगा था, इसलिए उन्हें किसी क्रिएटिव और रिसोर्सफुल ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ा। उन्हें लोगों को यह महसूस कराने के लिए एक तरीका सोचना था कि उन्हें देखा जा रहा है। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ने खुली आंखों का फोटो लगाने के बारे में सोचा। यह ऑनेस्टी बॉक्स के बगल में होगा कि रसोई से कौन सामान ले रहा है। स्टूडेंट्स ने 10 हफ्तों तक एक्सपेरिमेंट किया। बीच बीच में वे फूलों की तस्वीर के साथ खुली आंखों की फोटो से बदल देते थे। सवाल यह था कि स्टूडेंट्स कब ज्यादा ईमानदार होते थे, जब आंखों की फोटो लगी थी तब या जब वहां सिर्फ फूलों की तस्वीर लगी थी तब। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अगर फोटो में फूल था तब स्टूडेंट्स ने प्रति लीटर दूध में सिर्फ 15 पेंस का पेमेंट किया, जबकि जब आंखों की फोटो होती थी तब उन्होंने 42 पेंस प्रति लीटर दूध का पेमेंट किया। सिर्फ यह सोच कि कोई उन्हें देख रहा है स्टूडेंट्स को और ज्यादा ईमानदार बना देती है। 200 मील दूर साउथ में वेस्ट मिडलैंड्स डिपार्टमेंट इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनकर क्यूरियस हो गए। यह एक्सपेरिमेंट सस्ता और इफेक्टिव था, इसलिए उन्होंने भी इसे आजमाया। पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन मोमेंटम शुरू किया, जहां उन्होंने अपराधियों पर हमारी नजर है नारे के साथ शहर के चारों ओर आंखों की तस्वीरें पोस्ट कीं। पुलिस ने बताया कि यह एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ। चोरी की रेट में भारी 17% की कमी आई थी, इसलिए पुलिस ने ऑपरेशन मोमेंटम 2 भी कंटिन्यू रखा। रंग
स्कॉटलैंड के ग्लासगो की लोकल गवर्नमेंट ने क्राइम रोकने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी ट्राई की। शहर की मेन जगहों पर ब्लू लाइट लगाने के लिए टीम बुलाई गई। उन्हें बताया गया था कि ब्लू लाइट आम वाइट और येलो लाइट से ज्यादा शांत और अट्रैक्टिव होती है। ब्लू लाइट ने ग्लासगो को सूदिंग ग्लो दिया। कुछ महीने बाद शहर के क्राइम एकदम बदल गए। जिन जगहों पर ब्लू लाइट लगाई गई थी वहां क्राइम रेट में काफी गिरावट आई थी। इस क्राइम स्ट्रैटेजी के नतीजे जापान पहुंचे। नारा की पुलिस ने भी ऐसा करने की कोशिश की। जापानी पुलिस ने नारा के जाने-माने क्राइम स्पॉट में 152 ब्लू लाइट लगाईं। कुछ महीनों के बाद नारा के क्राइम रेट में 9% की गिरावट आई। लेकिन पुलिस को एक और चीज मिली। आत्महत्या की रेट में भी गिरावट आई थी। जब से ब्लू लाइट लगाई गई थी तब से रेलवे स्टेशन और क्रॉसिंग पर एक भी आत्महत्या की कोशिश नहीं हुई थी। यह 2006 से 2008 तक सेंट्रल और वेस्ट रेलवे कंपनी लाइन ने रिपोर्ट किया था। यह भी बताया गया कि जहां ब्लू लाइट लगाई गई थी वहां कूड़ा कम था और बेहतर डिस्पोजल सिस्टम था। क्या कोई कारण है कि ब्लू रंग क्राइम रेट और आत्महत्या के रेट को कम करता है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में एक अलग रिसर्च में इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे ब्लू लाइट ने इंसान के शरीर पर फायदेमंद इफेक्ट डाला था। मॉन्ट्रियल में एक सॉमिल था जहां मजदूरों को दिन और रात की शिफ्ट के बीच काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। जब मजदूरों को रात की शिफ्ट में लगाया जाता था तो उनकी बॉडी क्लॉक खराब हो जाती थी और वे अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। इसलिए रिसर्चर्स ने उन्हें ब्लू ग्रीन लाइट में रखने की कोशिश की। ब्लू ग्रीन लाइट सबसे छोटी दिखाई देने वाली रेस हैं और नेचुरल लाइट में ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं। क्या आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी जेट लैग का नेचुरल इलाज है? नेचुरल लाइट से भरपूर ब्लू ग्रीन रोशनी मॉन्ट्रियल के मजदूरी के लिए मददगार मानी जाती है। रात की शिफ्ट के टाइम मजदूर को ब्लू ग्रीन लाइट के कांटेक्ट में लाने से उनके शरीर को नेचुरल लाइट मिली। ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा। कुछ दिनों के बाद मजदूर और ज़्यादा अलर्ट महसूस करने लगे। उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। उनके काम में गलती 5% से घटकर 1% हो गई थी। ब्लू ग्रीन लाइट उन लोगों के लिए भी असरदार साबित होती है जिन्हें सैड या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है। ये वो लोग होते हैं जो सर्दी के मौसम में दुखी हो जाते हैं। नेचुरल लाइट की कमी होना ही इसका कारण है कि सैड फ्लोरिडा में रहने वाले सिर्फ 1% लोगों और न्यू हैम्पशायर में रहने वाले 10% लोगों को इफेक्ट करता है। सैड वाले लोगों ने ब्लू ग्रीन लाइट के बल्ब और डेस्क लैंप लगाए। कुछ महीनों के बाद यूजर्स ने बहुत अच्छा चेंज महसूस किया। ब्लू ग्रीन बत्ती सैड के लिए एक रेमेडी के रूप में साबित हुई। ब्लू ग्रीन लाइट के संपर्क में आना सूरज के प्रकाश के संपर्क में आने जैसा होता है। इसके कांटेक्ट में आने के बाद पेशेंट उतने दुखी नहीं होते और वे नई एनर्जी को महसूस करते हैं। इस तरह के ट्रीटमेंट को अब कलर ट्रीटमेंट कहा जाता है। लोकेशन: दूसरे वर्ल्ड वॉर के आखिर में जापानी सैनिकों ने हांगकांग छोड़ दिया और पीछे एक पुराने टूटे-फूटे किले को छोड़ गए जो गिरने की हालत में था। यह किला 6 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा था। वहां रेफ्यूजी टेम्परेरी घरों में रहते थे। वह तब तक था जब तक सरकार ने 1960 के दशक में बड़े अपार्टमेंट और पानी के पाइप नहीं बनाए थे। यह एरिया काउलून वॉल्ड सिटी के नाम से जाना जाने लगा। शहर ज्यादा पॉपुलेशन से परेशान था। कुछ अपार्टमेंट के कमरे ऑफिस डेस्क से बस थोड़े से ही बड़े थे और गलियां कुछ फीट चौड़ी थीं। शहर में ज्यादातर अंधकार रहता था। डेंटिस्ट और डॉक्टर्स ने शहर में इलीगल प्रैक्टिस शुरू कर दी। कई गैंग ने जुआघर, अफीम के अड्डे और अयाशी करने के अड्डे खोल दिए। 1987 तक काउलून वॉल्ड सिटी की आबादी 33,000 से भी ज्यादा हो गई थी। यह दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश मोनाको से 75 गुना ज्यादा डेंस है। यह एक तरह से ऐसा है कि पूरी दुनिया की आबादी को अमेरिकन स्टेट डेलावेरे में फिट कर दिया गया हो। यह प्रूव करता है कि कैसे भीड़-भाड़ लोगों के बिहेवियर को इफेक्ट करती है। आइए अब एक एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं जो 1960 के दशक में ऑक्सफोर्ड में किया गया था। एक हॉस्पिटल में 2 रिसर्चर्स ने छोटे बच्चों पर भीड़-भाड़ के बारे में एक स्टडी की। उन्हें 15 पार्टिसिपेंट मिले जो 3 से 8 साल की उम्र के थे। उनमें से कुछ नॉर्मल थे, कुछ ऑटिस्टिक और कुछ ऐसे थे जिनका ब्रेन बुरी तरह डैमेज हो चुका था।
हर दिन बच्चे एक छोटे से कमरे के अंदर फ्री प्ले के लिए इकट्ठे होते थे। कभी-कभी रिसर्चर्स 6 बच्चों को अंदर जाने के लिए कहते थे। कभी-कभी सभी 15 को अंदर जाने के लिए कहा जाता था। रिसर्चर्स यह देखते थे कि 15 मिनट के टाइम में बच्चे क्या-क्या करते हैं। यह पाया गया कि ऑटिस्टिक बच्चे कमरे में दूसरे बच्चों के साथ बहुत कम बातचीत करते थे। वे सिर्फ दीवारों पर झुके रहते थे, खासकर तब जब कमरे में ज्यादा बच्चे होते थे। जब कमरे में सिर्फ 3 बच्चे होते हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चा एक कोने पर एवरेज 3 मिनट बिताता था। लेकिन जब 12 से ज्यादा बच्चे हों तो ऑटिस्टिक बच्चा अकेले 8 मिनट बिताता था। नॉर्मल और ब्रेन डैमेज्ड बच्चों में भी ऐसा ही देखा गया। अगर कमरे में कम बच्चे हों तो वे 10 मिनट खुशी से खलेते थे। लेकिन जब कमरे में ज्यादा भीड़-भाड़ हो तो वे सिर्फ 5 मिनट ही खेल पाते थे। यह भी देखा गया कि जब कमरे में भीड़ होती है तो बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से खिलौने छीन लेते हैं। 4 मिनट के अंदर एक्सट्रोवर्ट बच्चे लड़ाकू हो जाते हैं और इंट्रोवर्ट बच्चे ज्यादा शर्मीले हो जाते हैं। रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। लेकिन क्या यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि कुछ बच्चों को साइकोलॉजिकल परेशानी थी? या क्या नॉर्मल अडल्ट्स में भी भीड़-भाड़ का सैम इफेक्ट पड़ता है? इसे स्टडी करने के लिए मैसाचुसेट्स में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप लिए गए। एक ग्रुप ज्यादा आबादी वाली जगह में रहता है, दूसरा ग्रुप मध्यम आबादी वाले अपार्टमेंट में रहता था और तीसरा ग्रुप कम आबादी वाले हॉस्टल में रहता था। उनमें से कौन अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत सोशल रिलेशन बनाता है? क्या यह भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रहने वाला ग्रुप है या कम लोगों के साथ रहने वाले ग्रुप? रिसर्चर्स ने हॉलवे में एड्रेस लिखे हुए स्टैम्प्ड लेटर बिखेर दिए। अगर आप उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वे गलत मेल बॉक्स में आ गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने लेटर लिए और उन्हें पोस्ट कर दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने लेटर्स को नज़रअंदाज कर दिया और उन्हें फर्श पर ही छोड़ दिया। 4 घंटे बाद रिसर्चर्स ने पाया कि कम आबादी वाले हॉस्टल में रहने वाले 100% स्टूडेंट्स ने लेटर्स पोस्ट किए थे। मध्यम आबादी वाले अपार्टमेंट ब्लॉक में रहने वाले 87% स्टूडेंट्स ने भी ऐसा ही किया, जबकि ज्यादा आबादी वाले टावरों में रहने वाले सिर्फ 63% स्टूडेंट्स ने लेटर्स पोस्ट किए थे। रिसर्चर्स ने पेंसिल्वेनिया में दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्होंने एक आर्ट प्रोजेक्ट के लिए स्टूडेंट्स से यूज किए गए दूध के डिब्बों को दान करने के लिए कहा। फिर कम आबादी वाले हॉस्टल और मध्यम आबादी वाले अपार्टमेंट ब्लॉक में रहने वाले अपने पड़ोसियों की फिक्र करते थे। उनमें से 55% ने यूज किए हुए दूध के डिब्बों का दान किया, जबकि ज्यादा आबादी वाले टावरों में रहने वाले सिर्फ 37% स्टूडेंट्स ने ही मदद की थी। इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ज्यादा आबादी वाली जगह में रहने से उदारता कम हो जाती है। इस बीच दूसरे एक्सपेरिमेंट साबित करते हैं कि भीड़-भाड़ से लोगों पर शराब, नशीली दवाओं की लत, मानसिक बीमारी और पारिवारिक समस्याओं की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। कंक्लूजन। इस समरी में आपने कई चीजें सीखी, जैसे आपने वायलेंट कैदियों और नशे में धुत लोगों पर ड्रंक टैंक पिंक के कामिंग इफेक्ट के बारे में सीखा, नाम का मतलब समझा और जाना कि हमारे नाम हमारे भाग्य से कैसे जुड़े हुए हैं और लेबल हमारी सोच पर कैसे असर करते हैं। इससे हमें चीजों की पहचान करना और अंतर निकालना आसान लगता है। इसके साथ आपने सिंबल्स की शक्ति के बारे में सीखा और जाना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों को बयां करती है। आपने यह भी सीखा कि देखे जाने का आइडिया ही हमारे लिए ज्यादा ईमानदार होने और ठीक से बिहेव करने के लिए काफी होता है। आपने कलर्स के बारे में भी जाना कि कैसे ब्लू लाइट क्राइम रेट को कम कर सकती है और ब्लू ग्रीन लाइट शरीर पर थेरेप्यूटिक इफेक्ट डाल सकती है। आखिरी में आपने जगहों के बारे में जाना कि कैसे भीड़-भाड़ लोगों को गलत चीजों की तरफ बढ़ाती है। अब आप उन छिपी हुई शक्तियों को जानते हैं जो हमारे सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को अफेक्ट करती हैं। यह इस बात का प्रूफ है कि हम कितने इरैशनल और नासमझ हैं। इस समरी से हम ये सीख ले सकते हैं कि हम दूसरे लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, इसके बारे में ज्यादा कॉन्शियस या अलर्ट रहे ताकि हम हर दिन बेहतर डिसीजन ले सकें।